बाहर आ जाओ भाई। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लोगों को बार बार आगाह कर रहा हूँ और उनसे ये कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी महापुरुष जन्मे, किसी भी पंथ में जन्मे हो, किसी भी वर्ण में जन्मे हो, किसी भी जाति में जन्मे हो, हर महापुरुष का एक ही उद्देश्य था जीवन का कि हमारे लोग कैसे सुखी हो जाए, गरीबी, लाचारी, भूखमरी और अन्य अत्याचार से हर कोई कैसे मुक्त रहे, सभी को कैसे न्याय मिले, सभी की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो। व्यवस्था के जन्मदाता भी कई महापुरुष हैं, उसके बावजूद भी व्यक्ति दुखी है, लाचार है, भूखमरी, बेरोजगारी देश में है, भ्रष्टाचार भी है, क्राइम भी है। तो ऐसी व्यवस्था होते हुए भी आदमी अगर दुखी है तो इस व्यवस्था पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे कई लोगों ने चिंतन किया होगा, लेकिन आज हमारे सामने संपूर्ण व्यवस्था के नाम से जो व्यवस्था प्रस्तुत की जाने वाली है, इस पर चिंतन गहराई से हमारे अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री प्रेमजीत सिरोही ने किया। कई किताबें लिखी, कई सेमिनार किए, कई देशों में जाकर अपनी विचारधारा रखी और इस विचारधारा को अब भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम जैसे लोग, कई शंकाएं मन में थी, कई डाउट मन में थे, पूछते गए, शंकाओं का समाधान होते गया, फिर डाउट करते गए, फिर पूछते गए, शंकाओं का समाधान होते गया और एक तबका ऐसा आया कि ये व्यवस्था पसंद आने लगी और इसलिए प्रचार किया, लोगों को बार बार जानकारी दी कि 45 पॉइंट का जो प्रोग्राम है इसको सुने, ये लिंक है, इस लिंक को ओपन करें, वीडियो ऑडियो। हमने जो करना था किया, उसके बावजूद भी लोग लजी, आलसू। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ या महत्वपूर्ण प्रोडक्ट पब्लिक के सामने आती है तो उसके मानस पटल पर सदियों से गहरा असर हुआ होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सामने आती है, विश्वास नहीं होता है और आदमी उसको ठुकरा कर चले जाता है। जैसे कि भगवान बुद्ध जब संबोधि प्राप्त करके वाराणसी के लिए निकल पड़े तो रास्ते में उपक मिला, उसने भगवान बुद्ध को देखा, उनके सुदर्शन दर्शन किए तो आश्चर्यचकित हुआ और उसने कई सारे प्रश्न पूछे। भगवान बुद्ध ने उसको जवाब भी दिया, लेकिन उसे कोई व्यक्ति संबुद्ध भी बन सकता है इस पर विश्वास नहीं हुआ और वो चल दिया अपने रास्ते। और भगवान बुद्ध वाराणसी पहुँचे और पंचवर्गीय भिक्षु थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को सुना, धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, पूरे विश्व में बुद्धिज्म पहुँच गया। वो जो उपक था वो घूमते रहा, फिरते रहा, कभी उसको ज्ञान का दर्शन नहीं हुआ। ऐसा ही आज है। मुझे मुकुंद भाई पटेल ने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझाई, गाड़ी जी आप मेहनत कर रहे, पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों की चिंता छोड़िए, 5 लोग भी आएंगे तो सिरोही साहब के साथ बैठकर रात भर गप्पा मारेंगे, समझेंगे, लेकिन प्रोग्राम अपन करेंगे। उनके प्रेरणा से, उनके हौसला अफजाई से प्रोग्राम मैंने कैंसिल नहीं किया और अब वैसे भी मैं कोई प्रोग्राम लेता हूँ, कितनी भी दिक्कत आ जाए, प्रोग्राम मैं कभी कैंसिल नहीं करता हूँ। तो आज 20-25 लोग हैं, हो सकता है कि वो उपक जो था उसके नसीब में धम्म नहीं था, उसका धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं होने वाला था, इसलिए वो रास्ता चुका। वैसे ही बड़ौदा के लोगों का है, उनको ये व्यवस्था उनके भाग्य में नहीं थी समझना, इसलिए आज वो नहीं आए, जो आए वो भाग्यवान है और उसका पूरा हम लाभ लेंगे, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है और ज्ञान के लिए बलिदान देना होता है, समझने के लिए समय का, तो वो देंगे। और ये हमारा अहोभाग्य है कि इसके जन्मदाता, इसके निर्माता, इसके संस्थापक स्वयं अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री प्रेमजीत सिरोही यहाँ उपस्थित है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चलेगा कार्यक्रम। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था का जो आर्थिक और सामाजिक मॉडल है, आर्थिक और सामाजिक मॉडल
वो प्रस्तुत करेंगे स्वयं प्रेमजीत सिरोही साहब, और राजनीतिक और पारिवारिक और शैक्षणिक मॉडल है उसे प्रस्तुत करेंगे हमारे मुकुंद भाई पटेल। तो देर न करते हुए मैं प्रेमजीत सिरोही जी से नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय कवर कीजिए और मुकुंद भाई ज़रा कोऑपरेट कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, हाँ लाइट बंद कर सकते हैं। जी जी कर दीजिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस किए हुए आयोजित समारोह में। इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये ULM आप देख रहे हैं। ULM एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म भी आप देख रहे हैं, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, माने ULM, U से यूनिवर्सल, L से लाइफ और M से मैनेजमेंट। माने जितनी भी इस धरती के ऊपर लाइफ है, वो आदमियों की है चाहे पशु पक्षियों की है, उन सब के जीवन की एक ऐसी सामूहिक वैश्विक व्यवस्था जिसमें कि कोई दुख ना हो किसी भी प्रकार का। जी जी बढ़ा दीजिए। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दुख ना रहे और सुख सभी प्रकार के रहें। इस पूरी व्यवस्था के दो मोटिव हैं, है ना, दो एम है इस व्यवस्था के। एक है कि जो दुख है हम सबके जीवन में, उनके जो कारण हैं उसका निवारण, और जो हम सब सुख चाहते हैं तो वो कैसे प्राप्त हों, तो उनका कारण हमें पैदा करना पड़ेगा, तब उनका कार्य आएगा। जी जी पास में ही, हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तो हमारे जीवन में जैसे दो चीज़ें होती हैं, दुख होता है और सुख होता है, और दोनों ही अकारण नहीं होते हैं। सुख का भी कारण होता है और दुख का भी कारण होता है। तो चूँकि हम में से कोई भी दुख नहीं चाहता, हम सब सुख चाहते हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही है कि सदा सुखी रहना। हम सब के प्रयास इसी बात के लिए रहते हैं कि हमें सभी प्रकार के सुख मिलें और कोई भी प्रकार का दुख हमारे नज़दीक ना आए। तो दोनों के ही कारण होते हैं, सुख का भी कारण होता है और दुख का भी कारण होता है। दुख के कारण का निवारण करना होता है कि वो दुख पैदा ही ना हो, उससे हमारा आमना सामना ही ना हो, और सुख के कारण हमें पैदा करने पड़ते हैं जिससे कि सुख वाला कार्य हो और वो हमारे जीवन में आए और हम सुखी हों। इसी बात को करने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, क्योंकि व्यवस्था ही स्थिति परिस्थितियों का निर्माण करती है। जैसा आपने देखा भी है कि 1947 के पहले अंग्रेजों की और एक दूसरी व्यवस्था थी, तो उसके अपने सुख और दुख थे, उसके अपने कारण थे, उसके अपने परिणाम थे। उसके बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी टीम ने संविधान की रचना की, तो ये कारण पैदा किया जिसके अपने परिणाम आ रहे हैं, और उनसे बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हुई हैं। हम लोगों के समाज में कई सारे दुख कम हुए हैं, ख़त्म तो नहीं हुए अभी, मगर कम हुए हैं। कुछ नए सुख भी पैदा हुए हैं, मगर अभी जो है हम लोग अभी कहीं बीच में ही हैं। अभी परिणाम पूरी तरह से जैसा हम सब लोग चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में नहीं आया है। तो इन चीज़ों पर निरंतर चिंतन मनन होता रहता है, सब लोग करते रहते हैं। उनमें जो भी कोई सफल हो जाते हैं तो वो आगे की परियोजनाओं को लोगों के सामने रखते हैं, और यदि लोगों को वो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो फिर वो हमारे जीवन का अंग बनने लगता है। ऐसा ही पीछे सभी जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी कोशिश की है, जो भी उनकी समझ थी, जो भी साधना थी, जहाँ तक भी वो पहुँचे, तो उन्होंने जो कर सकते थे समाज के बीच में रह के उन्होंने वो सब किया, उसके परिणाम भी आए। और अभी परिणाम ये है कि अभी बहुत सारे दुख हम लोगों के जीवन में हैं, और बहुत सारे सुख जो होने चाहिए वो नहीं हैं जब जब हम चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इस नई व्यवस्था का निर्माण किया है जो ऐसा कर सकेगी कि जितने भी दुख अभी हम सब लोगों के जीवन में हैं, ये व्यवस्था आने के बाद में वो दुख पैदा ही नहीं होंगे, उनकी पैदाइश ही नहीं होगी। इस तरह से उनके कारणों का निवारण कर दिया है, और जितने भी सुख हम चाहते हैं अपने जीवन में, उसका डिज़ाइन कर दिया है कि वो सबके जीवन में उनकी इच्छा के हिसाब से उनको वो सब सुख पहुंचते रहेंगे, जब जब वो जिस जिस सुख की डिमांड करते रहेंगे। तो आइए
इसका जो अर्थशास्त्र का मॉडल है, जिससे आपको पता चलेगा कि मूल में क्या गलती होती रही अब तक, जिसकी वजह से इतने सारे संशोधन और इतने सारे प्रयास और श्रम करने के बावजूद भी हम लोग उस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाए जो पीछे के सभी महान पुरुषों ने देखे और उसकी तरफ उन्होंने प्रयास किया। जी जी, थोड़ा बढ़ाइए जी। तो ये एक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पूरी वैश्विक व्यवस्था है। ये केवल भारत की बात नहीं है या श्रीलंका की बात नहीं है, ये पूरी एक वैश्विक व्यवस्था है। और पूरी धरती एक कुटुंब है, पूरा धरती एक परिवार है, एक घर है। ये सिद्धांत पर आधारित है कि पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं, वो मनुष्य हों चाहे पशु पक्षी हों, वो सब एक परिवार हैं, एक कुटुंब हैं। अब जो नई व्यवस्था है उसके लाभ क्या हैं, इन चीज़ों पर एक नज़र डालिए आप थोड़ा सा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस व्यवस्था की बात हो रही है। नई व्यवस्था के लाभ हैं, इसमें नंबर 1 है सबको इच्छानुसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अधिकार। और यहाँ अधिकार से मतलब वो किताब में लिखा हुआ अधिकार नहीं, ये सब ज़मीनी बात हो रही है। मतलब सबको है, होगा तो मतलब होगा, ऐसे करके है। और संपूर्ण सभी बच्चों को जन्म से लेके और उनके 25 साल तक के उसमें शिक्षा और प्रशिक्षण माने इंजीनियरिंग और ये वो सारी चीज़ जो भी कुछ होती है उसका पूरा सारा निःशुल्क, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। माने इस व्यवस्था में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, और सारे ही बच्चों की जो जिम्मेवारी है वो व्यवस्था के पास है। उनके हर चीज़ की, कपड़े की, किताबों की, रहने की, खाने की, पीने की, हॉस्पिटल की, आने की, स्कूल की, जाने की, सब कुछ की माता पिता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है। तो उनको उनकी इच्छा के अनुसार, माने जो बच्चा जिस शिक्षा में जाना चाहता है उसमें, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कि आप किसी बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो अब उसको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, नहीं, उसे जो पढ़ना है और जितना पढ़ना है उस तरह का उसका पूरा का पूरा अधिकार। दूसरा है सबको इच्छानुसार रोजगार का अधिकार। चूँकि इसमें शिक्षा जो है वो इच्छानुसार है तो रोजगार भी इच्छानुसार ही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें वो प्रशिक्षण लेगा उसी में तो काम करेगा। तो सभी को 25 से 50 साल की उम्र के बीच में सभी को रोजगार, सभी को मतलब सभी को 100%। तीसरा आप देखेंगे सबको इच्छानुसार वस्तुओं एवं सेवा की मांग करने का अधिकार है। चूँकि इसमें पैसा नहीं है तो इसमें हर आदमी, माने परिवार का भी हर सदस्य, वो चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, पति हो, पत्नी हो, बूढ़े माता पिता हो, कोई भी हो, वो सभी सीधे व्यवस्था से ही अपनी सारी चीज़ों की मांग करेंगे। उन्हें जो भी चाहिए होता है उन्हें, वो हर चीज़ की मांग व्यवस्था से करेंगे। चूँकि इस सिस्टम में पैसा नहीं है तो उनको मांग करने के लिए कोई रुकावट नहीं है, जैसे आज होती है कि भाई पैसा नहीं है तो बाज़ार में जाके हम मांग नहीं कर सकते किसी से, तो वो इसमें कोई रुकावट नहीं है। चौथा आप देखेंगे सबको सभी सुख सुविधाओं को भोगने का एक समान अधिकार है। माने आपको जो आपकी इच्छानुसार आपकी रुचि है, जिस भी तरह के भोग में कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो आप मांग करेंगे। व्यवस्था का काम होगा कि आपके मांग के किए के हिसाब से वो उसका प्रोडक्शन करेगी और आप तक वो उसको कुरियर करेगी, माने उसकी उपलब्धि आप तक करवाएगी, ये उसका काम होगा। पांचवा है सबको सत्ता की पावर में एक समान अधिकार। अभी क्या होता है कि अभी हम ये सत्ता की जो पावर है ये हम किसको सौंप देते हैं, नेताओं को सौंप देते हैं संसद में और विधानसभा में, कि वो हमारे नाम से, माने उनको हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं दो बात के लिए, कि एक तो वो संविधान बनाएं, माने उसमें अमेंडमेंट करें और उसी के हिसाब से चलाएं भी। इस नई व्यवस्था में उनके पास एक ही काम होगा कि आप व्यवस्था चला सकते हैं, बनाने का काम इसमें जनता के पास ही रहेगा 24 घंटे, वो उनके पास ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो सत्ता की जो पावर है वो हमेशा जनता के पास रहेगी 24 घंटे, वो उनके पास कभी नहीं जाएगी। फिर आप देखेंगे सबको आवश्यकता अनुसार सुरक्षा का अधिकार, किसी भी प्रकार की सुरक्षा है वो जिसको जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से रहेगा। और सभी समस्याओं की जो जड़ है उसकी पूर्णतया समाप्ति होगी। कैसे होगी इसको अभी आप अगली स्लाइड में देखेंगे जी। इसके अगली वाली, इसके भी अगली जी। इसमें आप देख रहे हैं कि आज क्या होता है
कि बाज़ार में आप जब जाते हैं तो आप मांग करते हैं जितना आपके पास पैसा होता है। पैसे से ज़्यादा आप मांग बाज़ार में नहीं कर सकते, ये आप लोग सब जानते हैं। और 90% लोगों के पास में उतना पैसा नहीं होता जितनी के वो मांग करना चाहते हैं। जैसे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि इस दुनिया क्या और भारत का भी 70 से 80% जो इनकम है वो 1% की जेब में लगातार जाती रहती है अभी जो है ऐसा। और 99% लोग जो हैं वो 20 से 30% इनकम में ही उनको सबको गुजारा करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि हमारे पास धन नहीं होता है और धन नहीं होने की वजह से हम बाज़ार में मांग नहीं कर पाते, है ना। मांग नहीं करने से क्या होता है, नेक्स्ट, कि जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो प्रोडक्शन भी कम करेंगे, क्योंकि जितनी मांग होगी उतना ही तो करेंगे, बाकी करके क्या करेंगे। और जब कम प्रोडक्शन होता है तो नेक्स्ट, रोजगार भी कम पैदा होगा, क्योंकि थोड़ी चीज़ बनानी है तो थोड़े ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा रोजगार होगा। अब आप समझ गए होंगे कि बेरोजगारी क्यों पैदा होती है। समझ रहे हैं बेरोजगारी का चक्कर? इस नियम की वजह से कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है कि केवल 10% लोग खुल के मांग करते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा होता है। 90% के पास पैसा नहीं होता, कम होता है, वो बाज़ार में कम मांग करते हैं, जिसकी वजह से कम प्रोडक्शन होता है और कम रोजगार निकलता है। अब कम रोजगार से क्या होता है, नेक्स्ट, आय कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एक नियम है कि आपकी जो आय है वो कोई ना कोई रोजगार से ही होगी। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा। तो ये एक नियम यहाँ हो गया कि कम आय, क्योंकि एक तो जिन लोगों को रोजगार मिलेगा उन्हीं को आय होगी, जिनको नहीं मिलेगा उनको कोई आय नहीं है। कोई आय नहीं है तो अब नेक्स्ट में क्या होगा कि जिनके पास आय है वही मांग करेंगे, क्योंकि पैसे से मांग होती है। तो अब ये दो नियम हो गए, एक इधर नियम हो गया कि बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते, और इधर नियम हो गया कि बिना रोजगार के पैसा आपके पास नहीं होगा। तो ये दोनों नियम एक दूसरे को दबा के रखते हैं। चूँकि यहाँ पैसा नहीं है तो रोजगार नहीं पैदा होगा, रोजगार नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। समझ रहे हैं ये दोनों नियम कैसे एक दूसरे को दबा रहे हैं। पैसा नहीं है इसलिए आप मांग नहीं कर पा रहे, माने रोजगार नहीं पैदा हो रहा, और रोजगार नहीं है इसलिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा। तो ये एक ऐसा सर्कल बन जाता है कि इसमें से जो अधिकतम देशवासी हैं वो इस इकोनॉमी से बाहर नहीं निकल पाते, और केवल 10-20% लोग ही इस इकोनॉमी में घूमते रहते हैं। ये सारी इकोनॉमी 10-20% लोगों के चारों तरफ घूमती रहती है। बाकी सब लोग या तो सरकार की जो भीख वाली नीतियां हैं, दान पुण्य वाली नीतियां हैं या सहायता वाली नीतियां हैं, उनसे ही गुजारा करती है। नेक्स्ट, इसमें अब आप जान सकते हैं कि इस वजह से 90% से ज़्यादा जनता गरीबी में जीने को मजबूर है। और जब तक ये नियम रहेगा अर्थशास्त्र का, आप सोच सकते हैं कि कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री क्या कुछ कर सकता है इसमें? नहीं कर सकता ना। जब तक ये नहीं दुरुस्त होगा, जब तक क्या गरीबी दूर की जा सकती है? कुछ भी करके, क्योंकि रोजगार ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो कैसे वो इस अमीरी के चक्कर में आएंगे? कभी नहीं आ सकते ना। तो ये जो अर्थशास्त्र का नियम है ये सदियों से ऐसा ही चलता आया है। जितना भी हमारे पास इतिहास है बुद्धा से लेके और अब तक का, आप देखेंगे कि वो करेंसी चेंज होती रहती है, कभी सोने की, कभी चांदी की, कभी कागज़ की, कभी डिजिटल, कभी कुछ, मगर ये नियम ऐसा का ऐसा ही रहता है। इस नियम में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ, और इसका परिणाम ये हुआ कि सदा ही 90% लोग ज़्यादा गरीब या कम गरीब रहे, और 10% लोगों तक वही जो 70% धन उनके पास लगातार पहुंचता है वो बस अमीर रहे। ऐसा आज तक होता आया है। ये है मूल कारण हम सब की गरीबी का। ना कोई नेता इसका मूल कारण है, ना कोई महान पुरुष इसका मूल कारण है, ना आपका पड़ोसी इसका मूल कारण है, ना कोई उद्योगपति इसका मूल कारण है। कोई भी 10% लोग अमीर होंगे, कोई भी, और कोई भी 90% लोग गरीब होंगे।
क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये कभी भी सबको 100% अमीर नहीं होने दे सकता इन दो नियमों की वजह से। अब इसकी वजह से आप देखेंगे कि घर में कितने सारे झगड़े होते हैं गरीबी में, होते कि नहीं होते? कि भाई भाई से झगड़ा करता है, बाप बेटे से झगड़ा करता है, क्योंकि भाई पैसा कम है और बाप या बेटा चाह रहा है कि भाई आप मुझे साइकिल दिलाओ, मोटरसाइकिल दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। अब उसे तो पता है नहीं है कि ये सब चक्कर चल रखा है। उसको तो लगता है कि पिताजी नहीं दे रहे हैं, है ना, चाहे पिताजी कितना ही बोलें कि भाई नहीं है पैसा, नहीं है पैसा। अब उसको पता नहीं है, तो उनके बीच में रिश्ते ख़राब होते हैं। या जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम हमारा पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो ढंग से। आप देख ही सकते हो कि वो क्या कर सकता है बेचारा। इसमें अब एक दूसरा नियम है कि जिनको रोजगार भी मिलता है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर रोजगार जो हैं वो 10 से 20 हज़ार वाले ही रहते हैं, है ना, सैलरी बहुत कम रहती है उनकी। तो जिनको भी रोजगार मिलता है उसमें भी 10% हैं जिनको हाई सैलरी, ज़्यादा वेतन होता है, जिनकी ज़्यादा इनकम होती है। बाकी की इनकम जो है वो रोटी खाने का हिसाब किताब रहता है, बस कि वो जिंदा रहेंगे, बस लेबर करेंगे। तो इसमें भी जिनको रोजगार मिला है, एक तो ये तो उद्योगपति हो गए जो लोग प्रोडक्शन करते हैं। इसमें भी जिनको रोजगार मिला है वो भी लगभग गरीबी जैसे ही जीते हैं। मैनेजर और CEO उनको छोड़ दें 2-4 पोस्ट को। तो अब आप समझ सकते हैं कि सारी जो गरीबी का कारण है वो ये अर्थशास्त्र है। सारे अपराधों का भी यही कारण है, क्योंकि आदमी गरीबी में ही तो अपराध करता है, गरीबी में ही झूठ बोलता है, गरीबी में ही ठगी करता है, गरीबी में ही 420 करता है, गरीबी में ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, गरीबी में ही झगड़े होते हैं, गरीबी में ही सारे कोर्ट केस चलते हैं। ये सब होता है कि नहीं होता है? तो इसकी वजह से गरीबी हो रही है, और गरीबी की वजह से लगभग सारे अपराध गरीबी के कारण आदमी उन्हें करने को मजबूर है, क्योंकि घर तो चलाना है ना, सबका परिवार है, उसके बच्चे हैं, बीबी है, माँ बाप है, सबका परिवार होता है, तो वो तो चलाना है। अब वो अगर नहीं चलाएगा तो समस्या, लोग बोलेंगे कि तुम अपना घर नहीं चला पा रहे हो, और जैसे तैसे करके चलाएगा 420 करके, तो वैसे परेशानी होगी, क्योंकि वो हमेशा डरा रहेगा, परेशान रहेगा, कब जेल में चला जाए कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो सारा का सारा चक्कर चल रखा है, ये सबसे जो मूल कारण है हम सब की परेशानियों का, हम सब के दुखों का, वो है ये अर्थशास्त्र। अब इसके हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभाव भी पड़ते हैं। संविधान में जो अच्छी बातें लिखी भी रहती हैं तो वो ज़मीन पे नहीं उतर पाती। क्यों नहीं उतर पाती? क्योंकि सरकार भी कोई काम करेगी तो पैसे से करेगी ना। अब जब थोड़ी सी इकोनॉमी है तो सरकार को टैक्स भी थोड़ा ही जाएगा, क्योंकि भाई थोड़ी मांग कर रहे हो तो थोड़ा सामान बिकेगा ना, थोड़े लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा इनकम टैक्स होगा, तो थोड़ा ही पैसा सरकार के पास जाएगा, तो सरकार जो बजट है वो थोड़ा सा ही बनाएगी, तो वो थोड़ा सा ही सड़क बिजली पानी इत्यादि जो करेगी थोड़ा सा ही कर पाएगी, तो सरकार भी गरीब रहेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा कि ये जो अर्थशास्त्र है ये हमें एक आम आदमी से लेके और एक सरकार तक को सबको गरीब बना के रखता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन अभी आप देखेंगे। जी नेक्स्ट करें जी, और नेक्स्ट। अब ये इन दोनों नियमों का मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन मैंने क्या दिया कि मैंने इसमें से पैसा हटा दिया। अभी जो आप मांग नहीं कर पा रहे थे, चूँकि मांग पैसे पर निर्भर करती थी, पैसा था नहीं आपके पास में, तो आप मांग नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने क्या किया, पैसा हटा दिया। अब मांग करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मांग करनी है आप कर सकते हैं खुले दिल से। आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी कुछ आपको चाहिए अपने हिसाब से। तो इस नियम से क्या होगा जी, नेक्स्ट, इस नियम से होगा कि बाज़ार में अधिकतम मांग हो जाएगी, जितनी हो सकती होगी उतनी मांग हो जाएगी, जितना भी सबको जो भी कुछ चाहिए, साबुन, तेल, तौलिया, घर, AC, फ्रिज,
जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी चाहिए वो उतने की मांग कर लेगी। उतने की मांग करने का मतलब है कि वो मांग व्यवस्था के पास पहुंच जाएगी कि भाई हमारे जो सिटीजन हैं वो इतनी मांग कर रहे हैं टोटल, तो उस मांग के हिसाब से उसका प्रोडक्शन की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि जितनी मांग होगी उतना ही प्रोडक्शन हो सकता है, ज़्यादा का कोई मतलब नहीं होता है जी। नेक्स्ट, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा माने अधिकतम, ज़्यादा में भी अधिकतम, क्योंकि अधिकतम मांग हो रही है तो अधिकतम प्रोडक्शन हो रहा है तो अधिकतम ही रोजगार होगा, क्योंकि फिर तो सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना उसको पैदा करने के लिए, तो अधिकतम ही रोजगार होगा जी। नेक्स्ट, अधिकतम रोजगार से क्या होगा कि अधिकतम समृद्धि हो जाएगी। यहाँ जो लोग मांग कर रहे हैं उनको जो वो मांगेंगे उनको मिल जाएगा। क्या इससे ज़्यादा कोई समृद्धि की ज़रूरत पड़ती है? आपको जो चाहिए, जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जितना चाहिए वो आप मांग कर ले रहे हैं और आपको मिल जा रहा है, ये तो मैक्सिमम समृद्धि होगी ना, अधिकतम। अब इससे ज़्यादा की तो ज़रूरत भी नहीं होती है, तो यहाँ मैक्सिमम समृद्धि हो जाएगी। इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, उधर सैलरी देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी तो काय के लिए होती है, सामान ही खरीदने के लिए होती है, वो आप यहाँ बिना धन के मांग कर ले रहे हैं। तो ये जो दोनों नियम है मैंने यहाँ से निकाल दिए। मांग करने में जो रोड़ा था पैसे का वो यहाँ से निकाल दिया और वहाँ अब सैलरी की ज़रूरत नहीं रही। अब ये दोनों नियम एक दूसरे को नहीं दबाएंगे, ये मैक्सिमम पे करके रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मांग होगी तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, तो मैक्सिमम काम भी होगा और मैक्सिमम उससे समृद्धि पैदा होगी। ऐसा करने पे देश की जो सकल घरेलू जो देश की जो जीडीपी है वो अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम। तो माने जो व्यवस्था है वो सड़क, बिजली, पानी, कुछ भी जो उसको करना है वो करती रह सकेगी। वो बजट का रोना नहीं रोएगी, जैसे सरकार अभी बजट का रोना रोती है कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करती है कि अमेरिका से उधार लेना है, कि ये करना है। कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पैसे से संबंधित व्यवस्था है ही नहीं है। हमें जो कुछ भी चाहिए था होगा सामाजिक लेवल पर, घरेलू लेवल पर या व्यक्तिगत स्तर पर, वो सब कुछ हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा लगातार। तो ये है एक नया अर्थशास्त्र जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई मुद्रा की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई खरीदने बेचने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कोई बैंकिंग व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इंश्योरेंस व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। सबको बचपन माने जन्म से लेके और मरने तक आपको जब जो जहाँ जितना चाहिए आपको वो सब ऐसे ही इसमें मिलता रहेगा। इसमें एक शर्त है कि 25 से 50 साल के बीच के जो युवा होंगे, स्वस्थ युवा जो के काम कर सकते हैं, वो अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कोई एक काम 4 से 5 घंटे सप्ताह में 5 दिन करना अनिवार्य होगा। जो भी व्यवस्था उनको बताए कि भाई आपकी सेवा की ज़रूरत पड़ रही है, आप आके कर दीजिए, क्योंकि मांग होगी तो उसका प्रोडक्शन करने की व्यवस्था होगी ना। तो प्रोडक्शन करने की व्यवस्था का मतलब है कि उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक तो हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए होते हैं और एक आदमी माने मानव संसाधन चाहिए होते हैं। इन दोनों को मिला के सारी प्रोडक्शन और सारी सर्विस पैदा हो जाती है। इन्हीं से सुख मिलता है। अब आप समझ रहे हैं कि दुख का कारण क्या था? पैसे वाली व्यवस्था। दुख का कारण क्या था? पैसे वाली व्यवस्था। और सुख का कारण क्या है यहाँ पे? कि पैसा निकाल दिया है और एक इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि जिसमें किसी को न मांग करने में कोई अड़चन है, व्यवस्था को उसका निर्माण करने में कोई अड़चन नहीं। क्योंकि अभी कंपनियां क्यों नहीं निर्माण कर पाती कि अगर ज़्यादा लोगों को रखेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी तो कहाँ से देंगी अगर उनकी इनकम नहीं हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है ना। नहीं तो जैसे आपको बोले भाई आप एक कंपनी खोल लो 50 लाख का अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके, तो आप डरते हो ना कि कहीं पता नहीं पैसा डूब ना जाए, मेरा प्रोडक्ट बिके कि ना बिके, ये सब डर रहता है ना। इसमें कोई डर ही नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि सारा काम व्यवस्था के अंतर्गत रहेगा। इसमें ना कोई आपका इन्वेस्टमेंट है, ना कोई आपका रिस्क है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो केवल और केवल लाभ पर टिकी हुई है। इसमें हानि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें हानि होने का कोई तरीका ही नहीं है। पहली वाली जो व्यवस्था थी वो क्या थी? लाभ और हानि की व्यवस्था।
उसमें हानि भी हो सकती है और हानि ही ज़्यादा की होती थी। 90% लोग हानि ही करते थे, 10% लोगों को लाभ होता था। इस व्यवस्था में 100 के 100% लोगों को लाभ है, हानि किसी की नहीं है, किसी भी प्रकार की। चूँकि मैक्सिमम आपको जैसा जीवन चाहिए आपको वैसा जीवन रहेगा, क्योंकि ये महानगरीय व्यवस्था है। इसमें नगर होंगे और हर एक नगर में सारी सुख सुविधाएं रहेंगी वहाँ पे, सब कुछ, टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल, ये वो, क्लब, जिम, हॉस्पिटल, स्कूल, आपके देवालय, जिस तरह के भी चाहिए वो सब कुछ आपको। 25 से 50 के बीच में आपको खाली अपने हिसाब की जॉब कर देनी है। 50 के बाद में भी सब कुछ ऐसे ही मिलता रहेगा और 25 तक भी सब कुछ ऐसे ही मिलता रहेगा, कोई लायबिलिटी नहीं उन पर। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ये ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें किसी को किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं बचेगी। ना बच्चों की टेंशन बचेगी कि सारे बच्चों को इंजीनियर बनाना है कि डॉक्टर बनाना है, नहीं, वो कोई भी बन जाए, उनको वो कोई भी अच्छा अपना जीवन जीते रह सकते हैं सबकी तरह, जो वो चाहते हैं। तो उसमें सारे काम भी बराबर हो गए कि नहीं हो गए? सारे काम बराबर हो गए ना अपने आप ही, क्योंकि पैसा हटा दिया, क्योंकि पैसा ही तो मूल्यांकन कर रहा था। पैसा ही तो कर रहा था कि इनकी तनख्वाह 10,000, इनकी 20,000, इनकी 50,000, उनकी 1 लाख। और ऐसा करने से हम आपस में कैसा व्यवहार करते हैं? फिर हमारा व्यवहार भी ऐसे ही होता है ना। 10,000 का आदमी है, अच्छा थोड़ा साइड में बैठो भाई। 1 लाख का व्यक्ति, हाँ जी सर जी कैसे हैं आप? व्यवहार वैसा हो ही जाएगा, क्योंकि हर आदमी तो 1 लाख की तरफ जाना चाहेगा। तो वो 1 लाख वाले को सम्मान से देखेगा और 10,000 वाले को सम्मान से नहीं देखेगा। तो ये सामाजिक असमानता हो जाएगी, समझ रहे हैं? लेकिन अगर वो सब समान हो जाते हैं तो फिर समानता हो जाएगी। फिर ये बात ही नहीं रहेगी कि भाई मैं इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं। फिर आपको अंदर से जो बनना है वो बनेंगे। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेंगे, ड्राइवर बनना है तो ड्राइवर बनेंगे, खेती करने वाला बनना है तो खेती ड्राइवर, आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट बनेंगे। माने आपको जो जिसमें इंटरेस्ट होगा वही आप पढ़ेंगे, उसी का प्रशिक्षण करेंगे और उसी की जॉब करेंगे। क्योंकि अब ये जॉब ऐसी नहीं है कि एक जॉब से ज़्यादा मिलेगा कि दूसरी जॉब से कम मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। वो मिलेगा जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं। तो इस प्रकार का ये एक अर्थशास्त्र है पूरा, आर्थिक रूप से। इसमें आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हमारी अर्थ पर आधारित रहती हैं। और अगर अर्थशास्त्र गलत हमने अडॉप्ट कर रखा है तो हम संविधान में चाहे कितने ही बढ़िया बढ़िया सेंटेंस लिख दें, वो धरातल पे कभी नहीं उतरेंगे, है ना। जैसे हर एक परिवार का मुखिया ये चाहता है ना कि उसका परिवार सुखी संपन्नता से रहे, चाहता कि नहीं? लेकिन ऐसे अर्थशास्त्र में क्या रह सकता है? चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, नहीं कर सकता ना। 90% लोगों को गरीब ही रहना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र इतना ज़्यादा अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है कि अगर ये गलत है तो ऐसे परिणाम देता है और अगर ये सही है तो ऐसे परिणाम आ सकते हैं। तो ये जो इस अर्थशास्त्र का डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन अपने आप में ऐसा बनाया है मैंने कि एक तो ये दुख नहीं पैदा करने देगा, ना कोई सामाजिक दुख होंगे, ना कोई पारिवारिक दुख होंगे, क्योंकि परिवार में भी हर सदस्य सीधा जुड़ा होगा व्यवस्था से। वो सीधी वहाँ से मांग करेगा। पति पत्नी के ऊपर निर्भर नहीं है, पत्नी पति के ऊपर निर्भर नहीं है, ना बूढ़े माँ बाप बच्चों पे निर्भर हैं, ना बच्चे अपने माता पिता पर या दादा दादी पर निर्भर हैं। इसमें जो भी कुछ है वो सबका होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी है सब कुछ सार्वजनिक ही है। आपको जब चाहिए, जो चाहिए, जहाँ चाहिए, जितना चाहिए आपको वो मिलता रहेगा आपकी डिमांड के अनुसार। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। तो ये अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि आज का प्रोग्राम थोड़ा सा देरी से हुआ तो मैं भी कुछ शॉर्ट में आपको इन चीज़ों का बता रहा हूँ। जिनको भी इसको थोड़ा बड़े रूप में समझना है तो सर आपको जो हम लोगों का वीडियो चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पे 300 से ज़्यादा इसके वीडियोज पड़े हैं जो इसको छोटे रूप में और बड़े रूप में समझाते हैं। और चर्चाओं में भी 2-2 घंटे की चर्चाएं हैं जिसमें आप हर बात को विस्तृत रूप से समझते हैं। तो YouTube चैनल है ULM हिंदी करके। कुछ समय के बाद में ULM गुजराती चैनल भी बनेगा तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा अगर आप जुड़े रहेंगे तो। अभी इसका ULM हिंदी ऐसे करके आप YouTube पे
डालेंगे तो उसका लोगो आ जाएगा और वहाँ पे जाके उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन कर लेंगे तो वहाँ जब भी कुछ भी अपडेशन होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके ग्रुप भी हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है और व्हाट्सएप का भी ग्रुप है। टेलीग्राम का ग्रुप आपको उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन सदा मिलती रह सकती है और वहाँ खुली चर्चा भी चलती है। इसके अलावा हम लोगों ने एक ओपन मंच बनाया है। ओपन मंच का मतलब है कि वहाँ कोई भी सवाल पूछने आ सकता है हम लोगों से, या उनके पास में कोई सामाजिक कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो समाज के भले के लिए है, उनको लगती है, वो चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी प्रकार की, साइंटिफिक हो, वो उसे वहाँ उस मंच पर ऑनलाइन ही है, वो जहाँ वो रहते हैं वहीं से उस पर जुड़ सकते हैं और अपनी उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रस्तुति कर रहा हूँ, वहाँ ऑनलाइन कर सकते हैं और वो हमारे यूट्यूब पे लाइव प्रसारित होती है और वो फिर आप सब तक पहुँचती है, लाइव पहुँचती है और वो वहाँ रिकॉर्ड होकर डल जाती है, तो बाद में भी आप उसको सुन सकते हैं। तो वो सब तक पहुँचती रह सकती है। तो आपके पास, किन्हीं के पास भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो, पुराने नए, आपको लगता है कि ये ठीक है, ये समाज में जाना चाहिए, तो आप उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे जाके रख सकते हैं और लोग सुनेंगे और लोग आपसे सवाल पूछेंगे उसमें और आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। तो अगर उसमें कोई जान होगी तो सब तक पहुँच जाएगा। लोगों के सवाल होंगे, अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ कमी है, मुझे अभी ये ठीक करना चाहिए, ताकि समाज तक चीज़ ठीक ढंग से पहुँचे। कुछ ऐसी ना पहुँच जाए कि जिस नाम से पहुँची है वो काम ही नहीं हो रहा है, वो काम ही नहीं कर रही है ना, ऐसे करके ना हो। तो हम लोगों ने ओपन मंच भी बना रखा है, इसकी हिंदी की बुक भी है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो रखा है, रशियन में हो रखा है, मराठी, इसमें बांग्ला में हो रखा है, गुजराती में चल रहा है, 2-4-6 महीने में हो जाएगा तो उसकी किताब आपको मिल जाएगी। मराठी में भी चल रहा है। उस किताब का नाम है संपूर्ण समाधान, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और यूट्यूब पर हर एक दिन छोड़ के एक दिन या 2-4 दिन में वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलते रहते हैं, उनसे आप समझ सकते हैं, बड़े आराम से खुद समझ सकते हैं तो आप और लोगों को इसकी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये लोगों तक पहुँचेगा उतनी जल्दी ये व्यवस्था आएगी। ये व्यवस्था कैसे आएगी वो राजनीतिक मॉडल में आपको सर इस बात को बताएंगे। ये लाना भी आसान ही है, तो वो आप इसको राजनीतिक मॉडल और सामाजिक जो मॉडल है या पारिवारिक, उसको मुकुंद सर एक्सप्लेन करेंगे आपको, बताएं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमारी सारी परेशानियों की जड़ है ये खराब प्रकार का अर्थशास्त्र, जिस पर आज तक कभी किसी अर्थशास्त्री ने ढंग से ध्यान नहीं दिया। और इसका आंसर जो है, इसका जो समाधान है वो मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र के रूप में। ऐसे ही समाधान इसमें बाकी में भी हैं। नया राजनीतिक मॉडल है, नया शैक्षिक मॉडल है, नया इसमें पारिवारिक मॉडल है, नया ही सामाजिक मॉडल है और नया ही दर्शन शास्त्र मैंने आपको दिया, नई फिलॉसफी दी है। हर चीज़ पर डिबेट करने के लिए सभी लोग ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। उसमें कोई चीज़ गलत पाई जाएगी तो वो भविष्य में करेक्ट की जाएगी आप ही लोगों के द्वारा। आप ही के सहमति से ये चीज़ आएगी अथवा तो नहीं आएगी, आपकी सहमति से। ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए आएगी या मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 50% से ज़्यादा लोग चाहेंगे तो ये व्यवस्था आएगी और नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी। तो इसलिए लोगों ने ही तय करना है इस व्यवस्था के बारे में। तो मैं मुकुंद पटेल जी को कहूँगा कि ये इसके हम सवाल ले सकते हैं थोड़ी देर, ये अभी जो पूछा है जी। तो अभी तक जो आपको बताया है इसमें आपको कोई ऐसा प्रश्न हो रहा हो तो आप पूछ लीजिए, और उसके बाद में सामाजिक और जो राजनीतिक मॉडल है वो सर बताएंगे और उसके सवाल आप उनसे पूछ लीजिएगा। यहाँ तो जो हम बना सकते हैं वो तो हम ही बनाएंगे, उसमें तो पैसे की ज़रूरत है नहीं है। जो हमें बाहर से ख़रीदना है उसके लिए क्या होगा कि बाहर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे ना, तो क्योंकि बाहर से ख़रीदारी बेचदारी तो डॉलर वगैरह में और दूसरी करेंसी में होती है, वो तो हमारी करेंसी में होती नहीं है। तो वो करेंसी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ही आती है। तो हम एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ बनाएंगे उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, उसकी तो कोई कीमत है नहीं ना यहाँ पे। तो पूरी दुनिया में वो, मान लिया जैसे एक पेंसिल है, अगर पूरी दुनिया में कोई उसको 5 रुपये की दे रहा है सबसे सस्ती, हम 4 रुपये की दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं। तो हम उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ में जितना हमें इंपोर्ट करने के लिए चाहिए, है ना। अगर हमें 10 लाख रुपए का कुछ बाहर से इंपोर्ट करना है, $10 लाख का, तो हम $10 लाख का एक्सपोर्ट कर देंगे, वो वहाँ से होगा।
जी जी। जब तक ये व्यवस्था दूसरे देशों में नहीं आ जाती, जिन जिन भी देशों में ये व्यवस्था आती रहेगी, वो देश और ये देश एक वर्ल्ड होते रहेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट है पूरी। तो इसमें उनके संसाधन हमारे होंगे और हमारे संसाधन उनके, माने वो सब एक ही हो जाएगा। तो जो देश जब तक इससे नहीं जुड़ेंगे, उनसे जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके आधार पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा। उसमें हम लोग अपनी मर्जी के मालिक होंगे, क्योंकि जनता इसमें मालिक है 24 घंटे। तो वो ही तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा उसके हाथ में रहेगा। नेताओं के हाथ में इसमें केवल शासन चलाना होगा, बनाना नहीं। बनाना जनता के पास होगा। वो आपको राजनीतिक मॉडल में बताएंगे कि राजनीतिक मॉडल में कैसे जनता इसमें जो चाहे वो करती रह सकेगी। और कोई इसमें सवाल हो आर्थिक रूप से तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। इसमें जो आपने जो मॉडल बताया है जी, तो सभी लोगों को सब फैसिलिटी दी जाएगी? जी हाँ, उनकी इच्छा के हिसाब से उन्हें जो चाहिए। दूसरा ये चीज़ बताया आपने कि वो अपने मन पसंद के हिसाब से वो अपना काम करेगा। हाँ, काम भी अपने मन। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि कुछ काम जो है सॉफ्ट वर्किंग है, हाँ जी या मेहनत नहीं करना, जी जी। हार्ड वर्किंग है, तो आदमी हार्ड वर्किंग क्यों करेगा? हाँ, क्या होता है कि हार्ड वर्किंग और सॉफ्ट वर्किंग हमारे हिसाब से रहती है। कोई काम मेरे लिए बहुत हार्ड हो सकता है, मगर किसी के लिए वो सॉफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये नेचर के हिसाब से रहता है। जैसे किसी आदमी के लिए पढ़ाना बड़ा आसान हो सकता है किसी आदमी के लिए, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ी सिरदर्दी हो सकता है। तो हर आदमी का अपना एक ढांचा होता है। वो आप जो मैंने दर्शन की किताब दी है उसमें ये पूरा समझाया है कि हर आदमी का अपना फ्रेम होता है, अपना एक स्वभाव होता है। वही एक काम किसी के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होता है और किसी के लिए वो खेल होता है। वो किसी के लिए क्या है कि अभी भी हमारे देश में देखा जाए तो 70% जो वर्क होता है या खेती में होता है या मशीनरी में होता है, जो बहुत हार्ड होता है। जी जी। ठीक है, और वो इतना हार्ड होता है कि वो जब सभी सुविधा मिलेगी तो बोले भाई वो काम क्यों? हाँ, वो वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होगी। वहाँ पे आपके ट्रैक्टर वगैरह भी अभी तो इन लोगों ने ऐसे ही कर रखे हैं। वहाँ पे ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, ये सब एयर कंडीशनड होंगे। सारी सुविधाएं सबके लिए हैं, सारी मशीनरी हर जगह इस्तेमाल होगी। तो मशीनरी रहते हुए तो कोई कठिनता नहीं रहती ना ऐसे भी। क्योंकि अभी क्यों नहीं मशीनरी इस्तेमाल होती है? क्योंकि अभी तो लेबर सस्ती पड़ रही है ना मशीन से। जहाँ अभी मशीन से सस्ती लेबर पड़ती है वहाँ लोगों को रखा जाता है, और जहाँ लेबर महंगी पड़ रही है वहाँ वो मशीनों को रखते हैं। ऐसा ही करते हैं ना अभी। उस व्यवस्था में तो इस बात की कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि उसमें तो पैसा नहीं है। तो वहाँ टेक्नोलॉजी सारी यूज होगी सब जगह 100%। तो एक तो कोई काम उस तरह से वहाँ पे कठिन नहीं बचेगा। कोई भी काम, वो चाहे सफाई का हो, वो चाहे खेती का हो, चाहे कोई भी हो। और मैक्सिमम जो भी टेक्नोलॉजी उस समय उपलब्ध है धरती पर, उसका वहाँ पे इस्तेमाल होगा। और 4 से 5 घंटे का काम है। वो चाहे खेती वाला हो, वो चाहे ड्राइवर हो, वो चाहे इंजीनियर हो, वो चाहे डॉक्टर हो, सबके लिए एक ही जैसा बराबर का है। तो अब चूंकि सारे बराबर हैं तो लोग फिर इच्छा के हिसाब से काम चुनेंगे, कठिन और उसके हिसाब से नहीं। उसे जो करने में अच्छा लगता होगा, जो मज़ा आता होगा, वो उसके लिए आसान ही होता है। और फिर उसमें टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, तब तो और मज़ेदार है। इस तरह से सर कि वो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कल का जो दिन है सभी के लिए वो आज से बेहतर होगा। क्योंकि एक ही दिन में तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा। हाँ, तो उसके लिए 3 से 5 साल का ट्रांजिशन फेस है। मगर उसमें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो एक बुनियादी चीज़ें हैं वो पहले ही दिन से सबके लिए अनिवार्य हो जाएंगी, सबके लिए शुरू हो जाएंगी। क्योंकि व्यवस्था कर रही है, कोई किसी से मांग के तो देना नहीं है कि भाई NGO है वहाँ से पैसा आएगा तो कंबल बांटेंगे, ऐसा करके तो कुछ है नहीं। तो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन इसमें अभी जितनी कंपनियां हैं वो 3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में सारा प्रोडक्शन एकदम से शुरू हो जाएगा। और नई कंपनियां उस चीज़ के लिए डल जाएंगी, एक अंदाज़ा लगा के कि भाई किस चीज़ की कितनी एक मांग हो सकती है। तो वो कल का जो दिन है वो आज से बेहतर ही होगा हर आदमी के लिए। और ये 3 से 5 साल में ये व्यवस्था पूरी आज की व्यवस्था से उस नई व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। और पूरी तरह से बदल के करेंसी इसमें से हट जाएगी पूरी तरह से। और फिर जैसे बताया गया है वैसे व्यवस्था चलेगी। तब तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होगा, सारे नगर बन चुके होंगे, सारी सुख सुविधाएं डल चुकी होंगी, जितने हॉस्पिटल चाहिए वो हो चुके होंगे, जितने स्कूल चाहिए वो सब बन चुके होंगे। आप सोचिए, भारत में 140 करोड़ की जनता है, जिसमें से 1/3 जो जनता है वो 25 से 50 साल के बीच की होती है। माने लगभग 35 से 40 करोड़ पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन होती है।
जिसमें आज बहुत थोड़े से लोगों को जॉब होती है, तो 25 करोड़ जनता काम करेगी, तो आप देखते हो ना कितना तेज़ी से और क्या क्या प्रोडक्शन हो जाएगा। तो 3 से 5 साल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। पैसे की वहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं है कि भाई पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सब होता चला जाएगा जी। इस तरह से काम करना नहीं चाहता, उसको कुछ काम ही नहीं करना है, जी जी। वो क्या करे? हाँ, अगर 25 दूसरा क्वेश्चन है जी, 2 क्वेश्चन है मेरे। जी जी, जो काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है, ऐसे बैठा है, उसको काम करना भी नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है उसकी ओर तो नहीं ले जा रही। नहीं, इसमें तो वर्ण का कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है सारी। इसमें तो कोई वर्ण वगैरह का कैटेगराइजेशन है ही नहीं है। और पहला जो आपने बताया कि जो आदमी काम नहीं करना चाह रहा है, माने अगर वो 25 तक है या 50 के बाद है, उनको तो काम है ही नहीं है। 25 से 50 के बीच में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो अगर काम नहीं करता है, तो उसके हिस्से में जो ज़मीन आती होगी, जैसे 140 करोड़ भारत में है, एक आदमी है जो बोलता है कि भाई मुझे नहीं करना कुछ भी इसमें, और वो 25 से 50 के बीच में है, तो जैसे घर में हम उसको कुछ दे के न्यारा नहीं कर देते हैं, भाई उसका हिस्सा दे के न्यारा कर दो, भाई तुम अपना जियो जैसे जीना है। तो इस व्यवस्था में ऐसे लोग जो होंगे, वो जो भी होंगे 1% 2%, वैसे तो होंगे नहीं, पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको विकल्प बता रहा हूँ, क्योंकि इतना पागल कोई नहीं है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था छोड़ के और 4 से 5 घंटे काम ना करके और ऐसे अलग परेशानी में जाएगा। उसके हिस्से की जो ज़मीन आती होगी, यहाँ जितनी ज़मीन है उस हिसाब से उसको कहीं कहीं भी एक तरफ वो ज़मीन दे देंगे, भाई ये तुम्हारी ज़मीन है, आप जानो, आपका काम जाने। जब भी आपको लगे आप इसमें जुड़ सकते हो। वो अपने हिसाब से जिएगा, काम करे नहीं करे, पत्ते खाए, पेड़ के नीचे रहे, जो मर्जी करे, भाई उसकी स्वतंत्रता है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी इसमें किसी के ऊपर भी। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, 100%। कोई 1 मिनट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि, और वो भी किसी को प्रतिनिधि के रूप में चुनने का। आपकी कोई पावर नहीं है वहाँ पे। इसमें आप 24 घंटे हमेशा आपके हाथ में रहेगा। आप जब अलग होना चाहें अलग हो सकते हैं, जब जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। जैसे बाकी चीज़ों में भी तो करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है उसमें नहीं करते कि भाई अब मैं इस कमेटी में जुड़ना चाहता हूँ, अच्छा जो जुड़ जाओ, नहीं भाई आप नहीं जाओ, हाँ तो अलग हो जाओ, ऐसे रहता है जी। नहीं, वर्ण व्यवस्था का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो आपने अपना काम चुनना है, समानता है। हाँ, इसमें तो पूरी समानता है ना। इसमें वर्ण का तो मतलब ही नहीं है ना। इसमें तो कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा तो करके कुछ है ही नहीं है। ये तो बहुत सारे तरह के काम होते हैं, उसमें से आपको अपनी योग्यता, पात्रता और रुचि के हिसाब से आपको अपना काम चुनना है, और उस काम से वो सब कुछ मिलेगा जो किसी को भी किसी से मिलता है। तो इसमें तो वर्ण व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है ना जी। और किसी का कोई सवाल? आगे बढ़ा दो, मैं सही है, सही है। मेरा एक सवाल है जी सर। ऐसी संभावना नहीं है कि कुछ लोगों को, जैसे सबसे आज जातिवाद की समस्या जो है जी जी उसमें एक वाल्मीकि समाज जी समाज की सबसे अस्थायी काम जी 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 एक इतने सारे सुविधाएं, इतनी सारी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद, मतलब मान लीजिए कि मैं तो अच्छा काम तो करने का इंटरेस्ट मुझे है जी, लेकिन मुझे गटर साफ करने का इंटरेस्ट नहीं। हाँ तो आप नहीं करेंगे ना उसको आप नहीं करेंगे, जिनको इंटरेस्ट होगा वो करेंगे, और उसमें भी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। जी हाँ, किसी को घुसने की, हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये पूरी नगरीय व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था नहीं है। नगरीय व्यवस्था है, सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित। जी जी। और इसमें जिनको सफाई का काम करना रुचता होगा वो करेंगे, वो नहीं करेंगे जो आज कर रहे हैं। आज तो ज़्यादातर लोग वो कर रहे हैं जो जिसमें उनकी रुचि नहीं है, और वो साफ़ सफाई नहीं है। जो काम एक्टिंग का कर रहे हैं उनको एक्टिंग नहीं करनी थी, कुछ और करनी थी। जैसे लता मंगेशकर जी से पूछा किसी ने कि भाई आपका अगर अगला जन्म हो तो आप क्या बनना चाहोगी, तो उसने बोला कि पहले तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा अगला जन्म हो, अगर हुआ
तो मैं लता मंगेशकर तो नहीं बनना चाहूँगी। तो पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि हम लोगों का सब बाहर से तो सब देखते हैं, मगर लता मंगेशकर के दुख तो लता मंगेशकर ही समझती है। माने ऐसे लोग भी बहुत सारे दुखों को लिए पड़े रहते हैं। हम तो उन्हें बार बार से देखते ना, भाई पैसा आए तो सब कुछ ठीक ही होगा। नहीं, उनके अपने भी बहुत सारे दुख होते हैं जिन्हें वो समाज के सामने बयां भी नहीं कर सकते। ऐसे भी दुख होते हैं। तो ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ये जो प्रकृति में भी आप देखते हैं पूरा का पूरा भी उठक पटक हो रखी है, ये हो रखा है, प्रकृति पर्यावरण असंतुलन हो रखा है। इसमें चूंकि सारी चीज़ रिसाइकल होंगी, क्योंकि पैसे का चक्कर है नहीं इसमें, अभी पैसे की वजह से रिसाइकल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि नई चीज़ें सस्ती बन जाती हैं तो, और पुरानी रिसाइकिल करेंगे तो ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए उनको कोई करता नहीं है। इसमें पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, सारी खेती बाड़ी सब कुछ, और सारी की सारी रिसाइकलिंग है। तो इसमें पर्यावरण का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जगह में 10 से 20 लाख से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, जैसे अभी शहर में करोड़ों में हो जाते हैं, और वहाँ हवा खराब, ये खराब, वो खराब। तो पर्यावरण भी एकदम चोखा रहेगा, खेती बाड़ी भी ऑर्गेनिक होगी, तो खाना पीना भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि मिलावट काहे के लिए कोई करेगा? अभी तो पैसे के लिए मिलावट करते हैं ना, अभी दूध में मिलावट, इसमें मिलावट, उसमें मिलावट। तो ना कोई तब कोई मिलावट करेगा, क्योंकि कुछ तो अलग से मिलना नहीं है। तो खाना पीना शुद्ध, कपड़े शुद्ध। कपड़े ऐसे नहीं बनेंगे जो कि हमारे स्किन के लिए ख़राब होते हैं। उसमें सारे प्रोडक्ट ही ऐसे बनेंगे, पूरे चेक हो गए सब कुछ के, वो किसी भी तरह से हमें हानि ना करते हों, तभी वो पब्लिक में जारी होंगे, और उन्हीं में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे हर चीज़ का। तो हर चीज़ की रिसाइकलिंग है, हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक जो पर्यावरण से संबंधित भी कोई समस्या होती है, वो भी वहाँ नहीं आने वाली है जी। तो अब आगे का विषय ये रखेंगे, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो। शंका है? कोई भी शंका हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये खुला मंच है, यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं जी। यहाँ कोई यहाँ कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि आप संकोच करें। हाँ, कभी भी उठे तो आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। ओपन मंच पे सर को मालूम है, सर से पूछ के ओपन मंच पे आप प्रश्न पूछने वाले बन सकते हैं, और पूरे 2 घंटे आप सवाल पूछते रह सकते हैं जी जी। बराबर, यानी कि आपको ये समझ में आ रहा है, ये समझ आया है, क्वेश्चन तो बहुत सारे निकलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। धार्मिक व्यवस्था है ना, बुद्ध ने जो धार्मिक व्यवस्था दी, कृष्ण ने जो धार्मिक व्यवस्था दी, वो इसीलिए दी कि गरीबी के कारण आदमी चोरी करेगा, गरीबी के कारण आदमी निंदा करेगा, गरीबी के कारण आदमी चोरी चुगली करेगा, चपलूसी करेगा, क्योंकि वो गरीब है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। तो अब इसको कैसे समझाए? तो इसको इसी तरह से समझा जाएगा, चोरी करना पाप है, मत करने तो नरक में जाएगा। झूठ बोलना पाप है तो नरक में जाएगा। तो ये डर दिखाकर उसको सच्चाई के रास्ते पे संतोष मानने के लिए जबरदस्ती कर दी गई। मेरा ये अनुमान ये निकल रहा है। परफेक्ट कि आदमी को जबरदस्ती, भाई तू, तेरे पास भूख है, सामने मिठाई की दुकान है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे भूख को मार दे, चोरी मत कर तू, नहीं तो तू नरक में जाएगा। या तो फिर तू झगड़ा करके चोरी करेगा, मारामारी करेगा, हिंसा करेगा, तू नरक में जाएगा। तू तेरी भूख को मार दे, लेकिन ये मत कर। और ये व्यवस्था क्या करे? भूख को मत मारो। अंत में 2 मिनट में पूरा कर दूंगा। उज्जैन सामुद्र के बच्चे को अमेरिका भेजना है, पैसे की जरूरत है, उसको बंगला भी चाहिए, सरकार दे रही कि ले बंगला, एसी चाहिए ले बंगला, जो चाहिए ले बंगला, तेरे में क्या योग्यता है वो हमको दे दे, तू तेरी योग्यता दे, उसके बदले में तुमको सुख सुविधा देगी। बराबर। अभी एक सवाल उठा था कि कोई काम ही नहीं करना चाहे। भगवान, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ कि जो काम नहीं करना चाहता। वो कुछ ना कुछ नहीं करेगा ना, वो चित्रकला करेगा, पेंटिंग करेगा, या तो गाना गुनगुनाने की प्रैक्टिस करेगा, वो भी आर्ट है। उस आर्ट के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ले तू आर्ट में आगे बढ़ जा, तो क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है।
वहाँ आपकी जो भी क्वालिटी है वो वहाँ आपकी सेवा ही है। अभी की व्यवस्था में नहीं करते काम कुछ लोग, उनका कारण है कि वो बैठे बैठे वैसे हो गए। उनको दे रहा हूँ, मैं भी इस व्यवस्था का एक मेंबर हूँ। अरे काम सर, आप बोल रहे मुकुंद पटेल को दे दो, मुकुंद पटेल को, मैं भी इस व्यवस्था का मेंबर हूँ और ये व्यवस्था मैं ही फैलाने वाला हूँ। अरे हम चाहते यही है सर। और अभी आपने शिरोज जी को वहाँ देखा ना, मुझे ही देखोगे, मैं ही ऐसा इधर सेमिनार लूंगा, तो समझ हम तो लीजिए यही चाहते हैं। 10 बजने तो 12 बजे, दुनिया के 12 बज चुके, अब 10 की चिंता कर रहे हैं। बराबर। हम एक आपको एक बात बता दें, जैसे कि पूरा षड्यंत्र आज इस कार्यक्रम के अगेंस्ट में रचा गया, अपने ही लोगों ने रचा ना, कि जाओ ही मत, दुकान बंद करने के बंद हो जाएगी अपने, उनको ये डर था। उनको प्रसिद्धि चाहिए। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद किस लिए रचा? मैं ही ब्रह्मा के मुंह से आई, मैं ही बड़ा हूँ, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए ना। यहाँ तो हर किसी को प्रतिष्ठा मिल रही है। शुरू में ही उदाहरण दे दिया, 1 लाख कमाता उसको बड़ी कुर्सी मिलती है, 10,000 वाले को नीचे कुर्सी मिलती है। ये प्रतिष्ठा की भूख भी यहाँ पूरी होगी, है ना? ये भूख भी यहाँ पूरी होगी। इसलिए इसको बहुत गहराई से समझना होगा, वीडियो ऑडियो देखने होंगे। और जैसे डिबेट है ना, मैं ओपन मंच पे आया ही नहीं सर आपके। क्यों नहीं आया मालूम है? कि बुद्ध का प्रत्युत्तर समुत्पाद गहराई में मैं बहुत गहराई में गया हूँ। और मैं आपके साथ डिबेट में इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मैं आपको धर्म समझाते बैठूँ। उससे बेहतर मैंने क्या सोचा कि ये अर्थशास्त्र है, इसे मैं समझ लूँ तो धर्म की चर्चा में मैं क्यों जाऊँ? मन को तो संतोष मिलने वाला है फिर। और मैं ये भी जानता हूँ कि सारे धार्मिक क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई क्या क्या लेके आपके सामने आ रहा है ना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। मैंने अनुमान लगा लिया। मैं 2 घंटे तक आपके साथ डिबेट कर सकता था धर्म पर, लेकिन मैं आपको धर्म क्यों सिखाऊं? जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं लगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। हाँ हाँ, उसमें संभाव आ जाता है ना, समदृष्टि आ ही जाती है। आ ही जाती है। तो मैंने ये समझ लिया इसको, तो थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि मेरा बोलना इसलिए ज़रूरी है कि मैं अच्छा वक्ता हूँ, स्पष्टीकरण करना मुझे आता है। तो मुकुंद पटेल जी बहुत ही अच्छी तरह से प्रेमजीत जी ने अर्थशास्त्र को और थोड़ा सा सामाजिक शास्त्रों को उन्होंने आपके सामने रखा। और ऐसे ही रविंद्र भाई ने भी जो बात रखी, ये बहुत मूल की बात है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो धर्म है या जो अध्यात्म है या जितने भी महान पुरुष हो चुके हैं, पहले एकदम से कबीलाई व्यवस्था थी। इसके पहले छोटे छोटे गांव थे, कुछ जगहें थी। इसके बाद में फिर ये थोड़ा राजाशाही वाला शासन आया। तो ये क्या होता है कि समय समय से सब कुछ अपडेट होता जाता है। जब अंबेडकर साहब ने मानो कि ये संविधान की रचना की, इससे पहले किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी कि एक ऐसा देश भी बन सकता है और उसमें सभी को आज जो तकलीफें पड़ रही है उससे बेहतर एक अच्छी व्यवस्था मिल सकती है। लोगों को कल्पना मात्र थी, लेकिन आज वो सच्ची हकीकत है कि पहले से जब वो संविधान लागू हुआ अंबेडकर साहब का, इससे पहले जो समस्याएं थी वो काफ़ी हद तक उसमें सॉल्व हो गई। और ऐसे ही समय समय पे बुद्ध पुरुष या चेतनावान व्यक्ति आते होते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक नई व्यवस्था देते हैं। तो ऐसे ही प्रेमजीत जी ने जो बात रखी है उसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब पॉइंट ज़्यादातर तो कवर कर लिया है। समय का अभाव है और रविंद्र भाई ने भी बहुत अच्छे से वो कुछ मुद्दे थे जो मूल के थे वो भी उन्होंने कवर करे। अब मैं आपके सामने पेश करूंगा हमारी ये नई राजनीतिक व्यवस्था। कोई भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो केंद्र होता है वो केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो केंद्र जिस तरह से रेगुलेट होगा व्यवस्था भी उस हिसाब से स्मूथली चलेगी। लेकिन राजनीतिक मॉडल अगर आज आप राजनीतिक मॉडल को देखें जो वर्तमान स्थिति में है, उसमें क्या होता है कि हम 5 साल में सिर्फ एक बार अपना वोट देते हैं और उसके बाद में पूरी सत्ता की जो पावर है वो 5 साल के लिए उन कुछ गिने चुने हमारे में से निकले सदस्यों के पास में रह जाती है। और इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि वो सारे मिलके पार्लियामेंट में कोई नियम बना देंगे, एक अधिकांश वर्गों को वो नियम अच्छे नहीं भी लगे, इसके बावजूद भी उस नियमों को उनको फॉलो करना पड़ता है और वही व्यवस्था में उनको चलना पड़ता है। इसी को ही मजबूरी बोलते हैं। नई राजनीतिक व्यवस्था में ये मजबूरी हटा दी है।
आज की जो व्यवस्था है उसमें एक दूसरी तकलीफ क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था में हम राजनेताओं का जो चुनाव करते हैं वो दो कारणों से करते हैं। आज की व्यवस्था में संविधान को बनाने के लिए, मतलब उसमें कोई भी नए नियम को जोड़ने के लिए, हटाने के लिए, और वही नियमों को जनता के अंदर लागू करने के लिए। ये जो दो चीज़ें हैं, संविधान के अंदर कुछ फेरफार करना और संविधान को लागू करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है और दोनों अलग अलग स्तर की बात है। संविधान बनाना राजनेताओं का काम नहीं है, वो समाज के अंदर जो चेतनावान व्यक्ति है या समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी को ही तो लोकशाही बोलेंगे। अगर कुछ लोग, जैसे मान लो कि पहले राजाशाही थी, सभी लोग निर्णय नहीं करते थे, कुछ सामंत बैठते थे, एक राजा बैठता था और वो 15 लोग कुछ डिसीजन ले लेते थे जिसका पालन सभी जनता ने करना होता था। ये ऐसी केंद्र वाली जो व्यवस्था है जिसके कारण दूसरे शोषित होते हैं, शोषण का भोग बनते हैं, वो नई राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है। नई राजनीतिक व्यवस्था के अंदर संविधान बनाने का मतलब नियम को बनाने का और उसको पास करने, मतलब कि ये नियम हमारे लिए अच्छा है, इसकी 24/7 सत्ता जनता के पास रहेगी। उसमें राजनेता जो भी नियम बनाएंगे या जनता जो भी नियम बनाएगी और राजनेता के पास जाएगा कि भाई ये आपके ये नियम जो है इसको लागू करो, हम उसमें खुश है, वो वोट जनता देगी। जैसे अभी आपने देखा कि किसान आंदोलन का एक मुद्दा चला, इन्होंने नियम बना दिए, पूरे देश के किसान प्रेमजी जी सामने आ गए थे कि भाई हमें ये 3 नियम नहीं चाहिए, और इतने लंबे समय तक ये प्रश्न खड़ा रहा। इसके बाद में अभी इसका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन ऐसा मानो कि वो नियम आपको पूछ के ही बनाए गए होते तो वो कितना सरल होता। ये सरलता जो है वो नए राजनीतिक मॉडल में है। 24/7 जनता के हाथ में पावर रहेगी कि वो कोई नियमों को बदले, नेगेटिव वोटिंग से उसको हटा भी सकते हैं, पॉजिटिव वोटिंग से उसको ला भी सकते हैं। और उसमें एक हैप्पी इंडेक्स है, जैसे कि सारी की सारी व्यवस्था की जो भी चीज़ें हैं जो हम उसका उपभोग करते हैं, वो उसके जैसे आपने कुछ चीज़ मंगवाई सेंटर में से, वो चीज़ आपके पास आ गई, उसके बाद में आपको उसमें हैप्पी इंडेक्स देना पड़ेगा। जैसे आज भी आप देखते हो कि बहुत सारे लोग 5 स्टार या 10 पॉइंट रखते हैं कि 10 में से आपको 8 दो, 7 दो, 5 दो, जैसी उसका मूल्यांकन, मतलब आपके जो सेटिस्फेक्शन है, आपको कितनी संतुष्टि मिली, उसमें भी आपको क्या करना है कि उसी व्यवस्था के अंदर जो भी चीज़ आप उपभोग करते हो इसका आपको एक हैप्पी इंडेक्स या नेगेटिव वोटिंग आपको वहाँ पे हो जाएगी। उस वोटिंग से आधार से ही ये व्यवस्था में तय होगा कि भाई लोग इस प्रोडक्ट से खुश नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा या उसके अंदर कोई अपडेशन करा जाएगा, रिव्यू भी मांगे जाएंगे। और यही एक प्रकार से राजसत्ता है, क्योंकि कोई भी नियम लागू होगा, वो नियम बनने के बाद भी अगर कुछ समय के बाद में उसके नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, नेगेटिव वोटिंग होती है, तो उसके बाद में फिर वो नियम चला जाएगा। मतलब सुख जो है वो केंद्र में है। अगर समाज का व्यक्ति किसी भी निर्णय से या किसी भी प्रोडक्ट से ना खुश होगा और वो अपनी नेगेटिव वोटिंग या अपने नेगेटिव रिव्यू डालेगा, तुरंत वो चीज़ हट जाएगी। इस तरह से ये सुख का जो लेवल है वो हमेशा से मैक्सिमम लिमिट तक बना रहेगा। दूसरा कि आज की व्यवस्था में हम देखें तो जो राजनेता है वो 2 तरह से बनते हैं। एक तो वो पॉलिटिकली सत्तावार, मतलब जैसे पिता या माता उसके राजनेता होते हैं तो अपने बच्चे को वो प्रमोट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि सामाजिक प्रभाव। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो राजनेता है वो एक्टर है या कोई मूवी के विलन भी होते हैं, क्योंकि लोग उनको एक अलग एंगल से जानते हैं। वो आते हैं स्टेज के ऊपर 1-2 डांस कर देते हैं और प्रजा खुश हो जाती है और उनको वोटिंग दे देती है, क्योंकि विकल्प नहीं है। नई राजनीतिक व्यवस्था में क्या है कि एक परीक्षा पत्र भी रहेगा उसमें, कि इसको मिनिमम लेवल तक पूरी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी और दिशा में एक्टर होगा या कोई चित्रकार होगा तो उसको राजनेता का पद मिल जाएगा। अगर वो लोगों की स्थितियों को नहीं समझ रहा है या व्यवस्था की जो स्थिति है उसको नहीं समझ रहा है एक मिनिमम लेवल तक, तो उसको राजनेता की जो पिक्चर है उसमें एंट्री ही नहीं होगी। और दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति राजनेता बन भी गया
अगर वो जो नियम जनता ने चुने हैं कि हाँ ये नियम लागू करो, ये नियम अच्छा है, वो लागू करने के बाद में अगर वो नियम उसको सेटिस्फाइड नहीं दे रहे तो वो राजनेता के सामने नेगेटिव वोटिंग मानी जाएगी। अगर 10% से ज़्यादा नेगेटिव वोटिंग होती है, मतलब 10 में से एक व्यक्ति भी नेगेटिव वोटिंग करता है तब तक चलेगा। अगर दूसरा व्यक्ति नेगेटिव वोटिंग करता है तो 20% हो गया, तुरंत ही वो नियम या फिर जो तो उस सत्ता में रहने वाला व्यक्ति होगा उसको दूर किया जाएगा। तो इस तरह से ये राजनीतिक मॉडल है कि जिसमें संविधान जो है उसकी रचना जो है वो व्यक्ति या कहो लोग ही करते होंगे, वही चयन करेंगे कि हमें ये नियम अच्छा है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है, ये सर्विस हमारे लिए अच्छी है। इस तरह से स्वतंत्रता बनी रहेगी और 2400 घंटे ये पावर जनता के पास रहेगी। मतलब अब रात को 2 बजे भी उठ के कोई प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में या किसी नियम के बारे में अपनी नेगेटिव वोटिंग डाल रहे हो, वो पोर्टफोलियो, वो जो पोर्ट है, वेबसाइट है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो हमेशा से खुली रहेगी 24/7। ये राजनीतिक मॉडल है। अभी शैक्षणिक मॉडल में जैसे कि आगे बात हो चुकी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा गहराई से दोहराऊंगा। शैक्षणिक मॉडल में क्या होता है कि इकोनॉमिकल जो मॉडल है, अर्थशास्त्र का जो मॉडल है, इसकी वजह से शैक्षणिक मॉडल पे इतना बड़ा प्रभाव है कि जैसे कोई राजनेता होते हैं तो वो जब भी कोई बजट निकालते हैं, जैसे मान लो शिक्षण के लिए उनको बजट तय करना है, तो आज की अर्थशास्त्र की नीति की वजह से वो जैसे 10,000 का या 20,000 का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो लिमिटेड कंडीशन में रखते हैं वो कि भाई 10,000 ही हम शिक्षा के लिए बचाएंगे। अब इसमें 10,000 स्कूल होगी, वो 10,000 करोड़ निकालेंगे तो 1 करोड़ एक स्कूल के पास आएगा या 1 लाख एक स्कूल के पास आएगा। वो मिनिमम अमाउंट रहता है, वो मैक्सिमम तक जा ही नहीं सकता है क्योंकि लिमिटेड बजट है। और उस बजट में भी आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ये दिक्कत है कि कोई भी राजनेता जब बनने के लिए प्रोसेस में उतरता है, वो प्रोसेस इतनी खर्चे वाली है कि उसको राजनीतिक संगठनों के अलावा बिजनेसमैन, मतलब जो व्यापारी लोग हैं, उनसे उनको मदद लेनी पड़ती है। ये मजबूरी है आज उनकी, क्योंकि वो भी कोई भी चुनावी, मतलब जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें गुजरेंगे या किसी व्यक्ति को कैंडिडेट्स बनाएंगे तो उनको भी एक इकोनॉमिकल सपोर्ट उनको करना पड़ता है। प्रचार के लिए लोगों को भी जीतना पड़ता है तो उसके लिए भी खर्च होता है। ये प्रक्रिया इतनी खर्च वाली है कि इसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन को राजनेता इन्वॉल्व करते हैं, ये अर्थशास्त्र की मजबूरी की वजह से। और जैसे ही वो उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, इसके बाद में अगर वो जीत जाते हैं तो वही राजनेता जब कोई भी बजट को रखते हैं तो उसमें बिजनेसमैन का भी अपना एक हिस्सा होता है, या कहो जिसने उनकी पार्टी को जिताने के लिए मदद करी होती है वो मदद वो जीतने के बाद में वापस उसको देनी होती है। ये एक्सचेंज प्रोसेस ऊपर के लेवल पे इस तरह से चलती है। हमारी नई व्यवस्था में राजनीतिक मॉडल क्योंकि एकदम स्मूथ है, मुलायम है, उसके अंदर कहीं पर भी अर्थशास्त्र की नीति ऐसी नहीं है कि उसको भ्रष्टाचार करना पड़े या सौदा करना पड़े, इसलिए ये बहुत ही सुंदर और स्वतंत्र रहेगा और उसमें राजनेता को कोई दबा भी नहीं सकेगा क्योंकि उसकी एक योग्यता भी होगी। तो ये जो आज जैसे मान लो शैक्षणिक मॉडल है तो अब उसमें जो लिमिटेड बजट है वो हमारी नई व्यवस्था में वो बजट नहीं है इस तरह का। सब कुछ मुफ्त है, संपूर्ण है, बेस्ट सर्विस है, लोग सबके सब रोजगार में होंगे। जहाँ पे एक टीचर की जरूरत होगी वहाँ पे 2 टीचर अवेलेबल होंगे। जहाँ पे किसी लिमिटेड विषय जो आज हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे अभ्यास किया जाएगा, बच्चे का एक प्रॉपर एंगल से अभ्यास किया जाएगा कि ये बच्चा क्या बनना चाहता है, इसको क्या चीज़ चाहिए, जो उसको चाहिए उस प्रकार से सामने शैक्षणिक के जो डिपार्टमेंट है वो तैयार किए जाएंगे। तो इस तरह से वो शैक्षणिक जो व्यवस्था है वो आज से बिल्कुल भिन्न होगी, उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। साथ ही वो बच्चा जब अपनी कला या उसकी जो ढब है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उस तरह से जब वो बच्चा धीरे धीरे तैयार होकर बड़ा होगा तो वो जिस भी चीज़ में पारंगत हुआ है वो समाज को अपनी बेस्ट सर्विस देगा, क्योंकि वो बेस्ट लेवल से तैयार होगा। मतलब ये स्वर्ग जैसा हो जाएगा पूरा। और समाज को जब वो पूरी प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से देगा तो इसे समाज के अंदर भी जो है वो भावनात्मक स्थिति ऊंची होगी, जो कि आज समाज में हम देखते हैं कि हमें फरियाद रहती है कि भाई इसको ठीक से पढ़ाया। हम ज़्यादातर शिक्षण का भी मतलब एक नेगेटिव तरीके से सोचते हैं कि भाई इसने ठीक से एजुकेशन नहीं लिया, इसको किसी ने नैतिकता नहीं सिखाई, लेकिन वो अनैतिक बन रहा है उसके कारण तो अर्थशास्त्र है। हमारे वहाँ पे अर्थशास्त्र तो इस तरह का है कि एकदम लचीला है, लेकिन शैक्षणिक
स्थिति या शैक्षणिक की जो प्रोसेस है वो भी ऐसी रहेगी कि जिससे वो मैक्सिमम लेवल तक बेस्ट बन सके जैसा वो होना चाहता है। मतलब वृक्ष इतना अच्छे से खिल जाएगा कि उसके पूरे फल वो अपना दे सकेगा, ये बात है। तो शैक्षणिक मॉडल जो है उसमें 25 साल तक बच्चे को एक भी पैसे का खर्च नहीं करना है, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी और उसके बाद में उसको तालीम भी गवर्नमेंट देगी, जिससे कि वो अपना समाज में बेस्ट योगदान अपने कर्म से, अपने आइडिया बुद्धि, अगर वो इंटेलिजेंट है तो अपनी बुद्धि से, अगर वो हृदय से जी रहा है तो बेस्ट क्वालिटी का आर्ट वो अपना देगा। तो ऐसे करके ये शैक्षणिक व्यवस्था में ये पूरा चेंज है, मतलब जो आज है वो वहाँ पे। दूसरा कि आज आपने देखा होगा कि जैसे कोई पिता है वो डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा जो है वो मानो कि आर्टिस्ट बनना चाहता है, गीतकार बनना चाहता है। अब डॉक्टर ने मेहनत कर करके मतलब उसकी जो रोजी है उसको कमा कमा के एक बड़ा एक हॉस्पिटल बना दिया, मानो एक बहुत अच्छा सा मेडिकल बाजू में बना दिया। अगर वो डॉक्टर उसका पिता है, उसको बच्चा आके ये बोलता है कि पापा मैंने ये डॉक्टर नहीं बनना है, मैंने तो भाई एक आर्ट का काम करना है, संगीत मुझे अच्छा लगता है, मुझे गीत गाना है, तो पापा उसको क्या समझाएगा कि बेटा तू सॉन्ग गाएगा तो स्टेज के ऊपर खड़ा रह के तू 4 घंटे सॉन्ग गाएगा, तेरे को 300 रुपये 500 रुपये मिलेंगे, उसमें तेरी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। पिता आज की व्यवस्था के हिसाब से सही सोच रहा है, लेकिन अगर प्रकृतिगत व्यवस्था से देखा जाए तो उसने जो समझा है, सिखाया, उसके अंदर जो रचना तैयार हो गई है उसको वो पोषण नहीं दे रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। ये मजबूरी वाली बात है, इसमें उसका जो लेवल है उसको पूरा डैमेज किया जा रहा है। और आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने घर के अंदर अलग से कमरा बनाते हैं। किसी को पेंटिंग का शौक होता है तो वो पेंटिंग करता होता है, किसी को गाने का शौक होता है तो वो गाना गाता होता है, किसी को कपड़े या कुछ और चीज़ का डिज़ाइन करना अच्छा लगता है तो वो अपने। इसका कारण क्या है? कारण है कि ये अर्थशास्त्र, क्योंकि उसका पिता या बिजनेसमैन पिता जानता होता है कि मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम भी इस बिजनेस को संभालो, लेकिन अल्टीमेट तो वो अपने घर के अंदर कमरा बना के भी अपने शौक पूरे करता होता है। तो ये शौक पूरे करने के लिए अपनी जो सेवा है वो समाज को देने के लिए अभी जो 2 तरह से उसको विपरीत में भी चलना पड़ता है, वो विपरीत वाला मामला ही खत्म हो जाएगा उसमें। ये शैक्षणिक व्यवस्था है। दूसरी की जो पारिवारिक व्यवस्था है, आपने देखा होगा कि हम इतनी सारी जातियों में बट चुके हैं छोटे छोटे कामों को लेकर। जैसे कि पहले कुम्हार था तो कुम्हार अपना काम करता था, लोहार था तो लोहार अपना काम करता था। आज भी उसके बच्चे अगर टीचर भी बन जाए तभी उसको लोहार ही बोलते हैं, जबकि उसको लोहे से कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो परिवार के अंदर जो शादी वगैरह, क्योंकि कुटुंब का मतलब ही है कि 2 लोग जब जुड़ जाए और अपना परिवार जैसे ही वो जुड़ जाते हैं और सोच लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में विवाह करके रहेंगे, वहाँ से परिवार स्टार्ट हो जाता है। तो अभी की क्या समस्या है कि बहुत सारे परिवार अंदर ही अंदर विकृत, मतलब कि नेगेटिवली परेशान होकर भी जी रहे होते हैं। उसका कारण क्या है कि मिसमैच, उसको अपने मैचिंग का पार्टनर नहीं मिला। नई व्यवस्था में क्या है कि अर्थशास्त्र में पैसा हटा दिया है, जिसको जो काम करना हो वो अपनी मर्जी से कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो लोग एक ही दिशा में चलने वाले होंगे वो एकदम जल्दी से एक दूसरे के नज़दीक आ सकेंगे। एक तो अपने इंटरेस्ट से आ सकेंगे, दूसरा कि हमने टेक्निकल ऐसी व्यवस्था करी है, एक वेबसाइट रहेगी जिसके अंदर आपका छोटी डिटेल उसमें रहेगी कि भाई ये प्रेमजीत जी है तो वो किस तरह के हैं, उन्होंने 5वीं कक्षा में क्या किया था, 6ठी कक्षा में क्या किया था, 10वीं कक्षा में उसके क्या इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति का एक जो रूप है वो ओरिजिनल जानने को मिलेगा और लोग अपना सच्चाई रूप रखेंगे। अगर उनको सामने सच्ची व्यक्ति चाहिए होगी तो वो स्वाभाविक रूप से अपना सच्चाई उसमें डेटा डालेंगे। आज हम देखते हैं कि शादी.com है या मैट्रिमोनियल है, ऐसी .com से भी अगर हम कोई रिश्ता तय करने जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी होती है, क्योंकि अर्थशास्त्र की वजह से। नए पारिवारिक मॉडल में क्या है कि उस तरह की नेगेटिव बातें नहीं, मतलब जो बिन जरूरी चीजें वो कोई नहीं डालेगा, जितनी जरूरत वाली है और जितना उसने तैयार हुआ है अपने अंदर वही चीज वहां पे रखेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि इसमें आपकी मैचिंग की पर्सन, मतलब जिसके साथ में परिवार शुरू करना चाहते हैं, वो मैचिंग वाली पर्सन वो वेबसाइट में आपको ढूंढ के खुद कंप्यूटर दे देगा और इसके बाद में आप उसको मुलाकात करके उसके साथ में बातचीत करके अपनी मैचिंग को समझ के और परिवार बसा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बच्चा भी पैदा होगा उसको पूरा प्यार मिलेगा,
आज क्या होता है कि मिसमैच के कारण परिवार में पति और पत्नी के बीच में इतने झगड़े होते हैं कि वो बच्चों को भी न्याय नहीं दे पाते हैं। इस तरह से ढांचा टूट गया है। ये ढांचा पूरा उसमें रिपेयर होगा और इस तरह से एक सुंदर परिवार बनेगा। बच्चे के लिए माँ बाप के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट उनको संभाल रही है। अपनी जो ताकत से उनको जो काम करना है वो 4-5 घंटे का लिमिटेड काम रहेगा, इसलिए वो स्वस्थ रहेंगे। आज क्या होता है, किसी पिता को या माता को 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आदमी ऊर्जा विहीन हो जाता है, टूट जाता है अंदर से, क्योंकि वो अपनी लिमिट को भी क्रॉस कर देता है। और ऐसे करने के कारण लंबे समय तक इस प्रकार का प्रेशर में काम करने के कारण फिर दिक्कत ये होती है कि बच्चे को तो तैयार कर देते हैं, बच्चा तो एक अच्छा खासी कमाई करने लगता है, लेकिन जो पिता या माता ने उसके लिए जो भोग दिया, जो सहन करा, जो अंदर डैमेज किया, उस डैमेज के कारण वो बीमारी ग्रस्त भी होता है। तो फिर उस बीमारी को रिपेयर करने के लिए भी पैसे चले जाते हैं। तो इस तरह से परिवार का जो मॉडल है वो दुखदायी रहता है, जो कि नई व्यवस्था में ये सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पारिवारिक मॉडल है, राजनीतिक मॉडल है और शैक्षणिक मॉडल है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे मूल, क्योंकि अभी तो जैसे डीप में कोई जाएगा तो वो देखेगा कि बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन उसमें हो जाते हैं। तो ये जो 3 मॉडल थे ये इस तरह से उसमें काम करेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि जैसे इन्होंने कहा कि क्लाइमेट, आज पूरा विश्व इस चीज़ के लिए चिंताजनक है कि भाई इतना सारा नॉइज़ पॉल्यूशन, इतना सारा मतलब संसाधन का दुरुपयोग। तो ये संसाधन का जो अभी दुरुपयोग हो रहा है वो नई व्यवस्था के अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि कॉलोनी होगी तो इसके नीचे मान लो कि 100, 200, 500 कारें खड़ी होगी। आप नीचे जाओ, जो भी कार में आपको ठीक लगे चाबी घुमाओ, वो कार लेके वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चाबी के साथ में छोड़ दो। चोरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे, सिस्टम ही ऐसी है। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे ये चेयर है, आज दिक्कत क्या हो रही है कि समाज का अधिकांश वर्ग है 90%, जिसके पास बहुत कम आय है, वो बाजार में जाता है तो 500 की चेयर नहीं ले पाता है, 200 की लेके आता है। जब 200 रुपये वाली चेयर लेके आएगा, 6 महीने चलेगी, टूट जाएगी, तो वो जो मटेरियल है जो हमने प्रकृति में से लिया था वो सीधा डस्ट में चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। और इसके कारण रिसाइकलिंग की प्रोसेस क्योंकि महंगी है तो वो भी प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो इस तरह से ये पूरा जो मटेरियल है वो एक बड़े यूनिट में बिगड़ रहा है। वहाँ पे क्या होगा कि आप अपनी बेस्ट चीज़ मंगवा सकते हो, तो आदमी 4000 की चेयर मंगवाएगा, 5000 की मजबूत चीज़ मंगवाएगा, वो 1-2 साल 3 साल तक चलेगी। तो ऐसे करके संसाधन का एकदम बेस्ट में से बेस्ट और मिनिमम डैमेज वाला प्रारूप बनेगा। और जैसे कि अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि भाई गटर का और ये सब साफ करने का काम कैसे करेगा। रोबोटिक साइंस अभी डेवलप हो रहा है, रोबोट डेवलप हो रहा है। कुछ समय के बाद में जब इस प्रकार की व्यवस्था आ जाती है तो उसमें वैज्ञानिक भी अपना पूरा 100% देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था इस तरह से। तो विज्ञान जो डेवलप हो रहा है उसमें बहुत सारे फ्यूचर में ऐसे प्रोग्रामिंग आएंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भाई मुझे ये काम करने की इच्छा नहीं है, तो उस जगह पे अपन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अभी आपने गटर व्यवस्था या जो भी साफ सफाई मतलब क्लीनिंग, समाज में क्लीनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और समाज की क्लीनिंग में हिस्सा देने वाला व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, छोटा काम नहीं है। ये समाज को क्लीन करना और सफाईबद्ध सुंदर रखना ये छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। मैनेज करने से भी बहुत बड़ा काम है। ये जो सामाजिक काम है बड़े लेवल के, ऐसे कामों के लिए मिनिमम डैमेज हो, इसलिए नगरीय व्यवस्था इस तरह से रहेगी कि जैसे जो भी पानी निकल रहा है उसको रिसाइकल किया जाएगा, या तो फिर उसके स्लोप ऐसे रहेंगे। आज आप देखो गटर की व्यवस्था ऐसी होती है कि पानी ज़्यादा निकल रहा है लेकिन उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो साइज है, वो आउटपुट की साइज ही कम है। या कहो कि आउटपुट की साइज के लिए लंबी अगर लाइन खींचनी हो तो उसके लिए बजट नहीं है। ये सारी समस्या उसमें नहीं रहेगी। जो बेस्ट आर्किटेक्चर होगा, बेस्ट प्लान होगा, वो उसमें काम करेगा, और इसलिए जो इनपुट है और आउटपुट है वो एकदम स्मूथली चलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि नई व्यवस्था में इसका हम सभी को लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग सामाजिक हैं। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी माता पिता के लिए हम सोचते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भी चेतना होनी चाहिए कि हम समाज के लिए भी सोचें।
इसमें तो हमारा भला होगा ही होगा, लेकिन पूरे समाज का कल्याण होगा। तो इस सारी बातों को जब भी आपके दिल में उठे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं, प्रेमजीत जी, दूसरे मित्र भी है जो अभी तैयार हो रहे हैं, वो सारे इसके क्वेश्चन के आंसर देंगे और आप सभी हमसे जुड़े रह सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े हम 24/7 अवेलेबल हैं प्रेमजीत जी। और आप सभी का स्वागत है, कभी भी कॉल करें। मीटिंग के लिए मुझे भी रूबरू बुला सकते हैं। प्रेमजीत साहब भी 5वें-6ठे महीने में फिर से गुजरात के दौरे में आएंगे, 1 आध महीने, तब अपन फिर से भी एक अच्छी मीटिंग कर सकते हैं। तब तक आप जितने भी मित्र हैं वो अंदर अंदर इसके बारे में चर्चाएं कीजिए, क्योंकि ये हमसे ही आएगा। हम ही वो व्यक्ति है जो इसको ला सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है कि इसके लिए कोई ऐसी प्रोसेस नहीं करनी है कि अभी हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि समाज के सामने उसको हम एक प्रॉपर ढंग से रखें, जैसे कि अभी हम स्टेज के ऊपर रख रहे हैं। जितने भी लोग समझदार होंगे या उस लेवल के लोग होंगे जो कि इसको लाने में मदद कर सके, वैसे लोग इसमें हमारी एक ULM टीम है जिसके अंदर वो जुड़ के अपना योगदान दे सकते हैं अभी के लिए। जैसे कोई वीडियो बनाने का दे सकता है, कोई ऐसी स्पीच वगैरह दे के समाज को समझाने का, कोई डोनेशन दे के उसमें बुक्स वगैरह छपवाने का भी दे सकता है सहयोग। इस तरह से अलग अलग सहयोग है जो अभी के लिए ULM टीम में आप देंगे और इसका प्रचार प्रसार होता जाएगा। जैसे प्रचार प्रसार होते समाज के अधिकांश वर्ग, मतलब 70-80% लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि भी ऐसी व्यवस्था हम ला सकते हैं और लोग उसके लिए हमें पॉजिटिव दिखेंगे, तो हम एक राजनीतिक पार्टी का आयोजन करेंगे। वो राजनीतिक पार्टी को आपने सिर्फ वोट देना है। वोट देके जैसे ही हम सत्ता में आ जाएंगे, इसके बाद में 5 साल का ट्रांजिशन पीरियड है, वो पीरियड में पूरी जो सिस्टम है वो स्विच करेगी। उसमें मिनिमम से शुरू किया है। जैसे पहले जो गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे शुरू किया है कि उसने सिर्फ अपना शारीरिक योगदान देना है, मटेरियल सारा सरकार देगी और उसमें से धीरे धीरे मकान वगैरह का कंस्ट्रक्शन होने लगेगा। ऐसे करके मिनिमम लेवल जो सबसे दुखी लेवल है वहाँ से स्टार्ट करके जो महत्तम लेवल पे लोग हैं वहाँ तक ये 5 साल में पूरी स्विच कर देगी ट्रांजिशन पीरियड में। और इस तरह से जो है बिना कोई आंदोलन, दंगा, झगड़ा या कोई नोटिस या बोलते हैं ना कि भाई रैली निकाल के, इस प्रकार की कोई भी प्रकार की सिस्टम को डैमेज करने वाली, क्योंकि जब कहीं पर भी आंदोलन होता है तो आपने देखा है बहुत सारे लोग उसमें दुखी रहते हैं। सिस्टम भी सामने, सरकार भी मजबूर है, वो भी टूटती है, लोग भी टूटते हैं। ऊर्जा बिगड़ने वाली कोई प्रोसेस ही नहीं है यहाँ पे। बहुत सिंपली हमने खुद, हम सभी समाज के जो लोग हैं, हमने सभी ने सोचना है, समझना है और इसमें सिर्फ वोटिंग करनी है। बाकी का काम जो जिम्मेवार लोग होंगे वो अपनी जगह पे अपना सामाजिक कर्तव्य निभाते हुए इसको ट्रांजिशन पीरियड में स्विच करके नई व्यवस्था बना देंगे। जो भी आपने बताया, तो इस व्यवस्था को कितना टाइम लगेगा कि हम 80% तक लोगों तक पहुंचा सकें। दूसरी चीज़ और एक सवाल है कि हम चुनाव में जाएंगे, वो चुनाव में जाने के बाद में हम लोगों को वोटिंग मांगेंगे, हमको पार्टी बनाएंगे। आजकल जो चुनाव सिस्टम है वो बहुत बेस्ट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन क्या होता है कि बेईमान लोग अपने पैसे के बल पर जनता भी मूर्ख जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेके वो राज कर रही है। जबकि सिस्टम ये नहीं है। सिस्टम ये है कि जनता को इस देश का मालिक बनाया गया है, जनता को बोलाया गया है कि आप बेस्ट व्यक्ति को चुन के भेजिए, लेकिन ये गलत पैसे का इस्तेमाल करके, पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, गुमराह करते हैं, वो उनका वोट लेके फिर राज करते हैं और उन्हीं का शोषण करते हैं। तो ये सिस्टम को मैंने भाई आज जो 2022 है तो 30 तक, 40 तक, 50 तक इतना कितना टाइम पीरियड लगेगा जब तक हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमको करोड़ों लोगों तक पहुँचना है। कैसे बहुत अच्छा बात है। हाँ, जिस तरह से आज की टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है कि जैसे YouTube के अंदर कोई सेंटर या कोई भी कोने में से दुनिया में से अगर कोई व्यक्ति अपना आइडिया डालता है तो YouTube के जरिए या कहो मीडिया के जरिए, TV चैनल के जरिए वो आइडिया लगभग लोगों तक बहुत तेज़ी से फैल जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मीडिया, IT सेक्टर इतना डेवलपमेंट में है। हमने जिस तरह से सोचा है इस बात को धीरे धीरे हम समाज के अंदर भी फैला रहे हैं, साथ में YouTube चैनल है, टेलीग्राम की चैनल है, व्हाट्सअप है, उसके जरिए भी हम मीडिया से भी फैला रहे हैं। फैलाने का काम हमारा है, समाज के सामने काम रखने का काम हमारा है। बाकी टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा। साथ में फिल्म भी बनेगी, एक छोटी 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म बनेगी,
तो मान लो वो फिल्म हमने यूट्यूब में किसी जगह पे अपलोड कर दी, तो यहाँ में कोई प्रोफेसर हो, टीचर हो या कोई सामाजिक संगठन का करता हो, तो वो संगठन करता उस फिल्म को डाउनलोड करके और दूसरों को दिखा सकता है कि ये हमारा भविष्य है। तो ऐसे करके ये जल्दी से प्रसारित होगा और लोग और जैसे कि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि भाई कौन सुखी नहीं होना चाहता, सभी होना चाहते, तो सभी खुद ये सोचेंगे कि ये जितनी जल्दी से आए उतना अच्छा है। ऐसा करके लोग ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे। ये ऐसा स्टेज बन जाएगा कुछ समय के बाद में, 2-3-4 साल के बाद में। और हमारा ये मानना है कि लगभग 2029 के जो 2029 का जो इलेक्शन है उसमें हम पार्टी के तौर पे उभर के आएंगे। अगर उसमें कोई कारण से मानो कोई टेक्नोलॉजी, जैसे अभी कोरोना का एक प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से 1.5 साल हमारा थोड़ा प्रोसेस धीमा पड़ गया। अभी तक क्या था कि ऑप्शन नहीं था, अभी सामने 2 या 3 लोग हो, अभी किसी को तो चुनना है, भाई चलो ना जो भी दे उसको चुन लो। अभी तक क्या था कि ऑप्शन नहीं था, अभी सामने 2 या 3 लोग हो, अभी किसी को तो चुनना है, भाई चलो ना जो भी दे उसको चुन लो। वीडियो में बताओ आज का प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलो। आज का संपूर्ण समाधान व्यवस्था का जो प्रोग्राम बहुत सफलतापूर्वक पार हुआ। सभी लोगों ने क्वेश्चन किए, हर प्रकार के क्वेश्चन किए और हर प्रकार के क्वेश्चन का उनको संतोषकारक जवाब दिया गया। जो लोग आज नहीं आए उन्होंने बहुत बड़ी भूल की, जो आए उनको बहुत कुछ मिला। और ये व्यवस्था प्रचार बहुत ज़ोरों से होने वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ने वाले हैं, सबको संतोष है। अभी के अभी हमारे पास दोबारा सेमिनार हो ऐसी मांगे उठने लगी, लोग ज्वाइंट होने के लिए आतुर होने लगे। यही आज के दिन की सफलता है। जी बिल्कुल। लुम्बिनी बुद्ध विहार में बड़ौदा में आज का बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा और ये हमारे जीवन का यादगार। और प्रेमजीत जी, मुकुंद जी का शुक्रिया, सर का शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।